सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। के सरल ज्योतिष की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके सामने और आपके साथ एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। अपने प्राइम ऑफ लाइफ में मैं बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति था और किसी भी प्रकार की इन सब चीज़ों में ज्योतिष, एनर्जी, आध्यात्म, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। धर्म वगैरह में शुरू से मेरा ये मानना रहा है, किसी भी चीज़ को आप मानिए मत, आँख मूंद करके उसे एक्सेप्ट मत करिए। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आपको विवेक दिया है। Until and unless you experience and test it by yourself, you mustn't accept it. स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो धर्म की बात हो, चाहे अध्यात्म की बात हो, और चाहे ज्योतिष की बात हो, चाहे ऊर्जाओं की बात हो, ग्रह नक्षत्रों की बात हो, मेरा प्रयास हमेशा से ये रहा कि चीज़ों को पहले देखिए, परखिए, उन पर अनुसंधान कीजिए, तब उन चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। किसी के कहने से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कोई कह दे कि हाँ ये ऐसा है, ठीक है, मना भी मत कीजिए, लेकिन एक्सेप्ट मत कीजिए। अनुसंधान कीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, देखिए, रिजल्ट्स देखिए, स्टडी कीजिए, देन एक्सेप्ट इट। तो जहाँ तक ग्रह नक्षत्रों की बात है, कुंडली की बात है, इन चीज़ों को मैंने खुद देखा, इन पर एक्सपेरिमेंट्स किए, और मैंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से ग्रहों से आने वाली ऊर्जाओं को भी देखा, उन्हें महसूस किया, अनुभव किया, बहुत सारे प्रयोग किए, और अंततः मैं इस नतीजे में पहुंचा कि वास्तव में इनकी एनर्जीज होती हैं। तो मित्रों, ये तो था मेरा निजी अनुभव, और मैं आप लोगों से भी यही चाहूँगा कि किन्हीं चीज़ों को आप माने नहीं, जानने की कोशिश करें। तो मित्रों, लगन विश्लेषण की सीरीज़ मैंने शुरू की थी और 10 लगन तक मैंने विश्लेषण उनका किया। उसके बाद मैंने पिछली वीडियो विवाह के ऊपर डाली थी, विवाह कब, क्यों, कहाँ, कैसे। और एक चीज़ मैं आपको 100% कहना चाहता हूँ, 100% पूरे विश्वास के साथ, कि कुंडली के अंदर आपके जो ग्रह स्थापित हैं, बैठे हुए हैं, उसमें देखिए 2 तरीके के फल होते हैं कुंडली में। एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं। वस्तुतः कुंडली क्या है कि कुंडली आपके जो पूर्व जन्म होते हैं, पूर्व जन्म में जो आपने जैसे भी कर्म किए हैं, उन कर्मों के फल एक लेजर में तैयार होते हैं वहाँ, और वो फल देने की जिम्मेदारी डिफरेंट प्लैनेट्स को दी जाती है कि भाई ये व्यक्ति जब जाएगा, जन्म लेगा, तो उसके साथ में ग्रहों की स्थिति पूरी, ग्रहों को, किन किन ग्रहों को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आपके इस जन्म में फल प्राप्त करने के लिए, वो सब दे दी जाती है। और जब आप इस जीवन में आते हैं, कर्म करते हैं, उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर फलों की बात है तो कुछ लोग ये कहेंगे, भाई फल प्राप्त होते हैं तो हमें कर्म ही क्यों करना, फल तो मिल ही जाएगा, नौकरी लिखी हमारे भाग में मिल ही जाएगी। देखिए 2 तरीके के फल होते हैं, एक अच्छे होते हैं, खराब होते हैं। बुरे कर्मों के फल होते हैं, एक अच्छे कर्मों के फल होते हैं, एक सामान्य फल होते हैं। तो जो बुरे कर्मों के फल हैं, उनके लिए हमको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सो मोटो आपको मिल ही जाएंगे। प्रयास करेंगे तो भी मिलेंगे, नहीं करेंगे तो भी मिलेंगे। और जो अच्छे कर्म हैं, उसमें भी कुछ जो ऐसे हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि 4 स्थिर और 200 और राशियाँ होती हैं। जो स्थिर राशियों के अंदर अच्छे फल आपकी कुंडली में हैं, वो भी आपको ऑटोमेटिक ही मिलेंगे, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है।
लेकिन जो वेरिएबल साइंस के अंदर हैं, डुअल साइंस के अंदर हैं, तो उनमें इस तरीके की स्थिति रहती कि वो आपके भाग्य में तो हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने के बाद ही प्राप्त होंगे। जैसे कि आप कहीं किसी से जो है कोई अपने घर में प्लांट लगाने के लिए कोई प्लांट जो है नर्सरी से आप प्लांट लेकर के आते हैं, तो प्लांट लगाने के बाद वो तुरंत ही कुछ ही दिनों में पेड़ बन जाता है। लेकिन अगर बीज लेकर के आते हैं तो उस बीज में भी पेड़ बनने की शक्ति और क्षमता है, लेकिन बीज से प्लांट बनाने तक की जो समय अवधि है और जो प्रयास है वो आपको करना पड़ेगा। वरना वो बीज, अगर आप उसमें प्रयास नहीं करेंगे तो बीज वहीं सड़ करके ख़त्म हो जाएगा। उसकी जो पेड़ बनने की क्षमता थी वो वहीं समाप्त हो गई बीज के साथ ही। तो बीज में फल हैं, कब हैं? पहले उसको प्लांट बनाइए, उसको पेड़ बनाइए, इंतज़ार कीजिए, पानी दीजिए, मौसम आने दीजिए, तब फल मिलेंगे। तो उसी तरीके की स्थिति हमारी कुंडली में भी होती है। कुछ फल बीज के समान होते हैं, उनके साथ हमको प्रयास करना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, सही मौसम का इंतज़ार करना है, उसको पानी देना है, धूप लगनी है, तब जाके वो पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर उसके फल हमें खाने को मिलेंगे। अब कुछ ऐसे लगन कुंडली के अंदर कुछ ऐसे हैं कि वो प्लांट रूप में हैं, तो उनके पेड़ बनने और फल मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमको ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें सत्य हैं और मैं दावा करता हूँ कि आप इन्हें थोड़ा सा मेडिटेशन और ध्यान करते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को स्वतः देख सकते हैं, अपनी थर्ड आई से स्वतः देख सकते हैं। तो मित्रों, इन सब के बाद आज एक अति महत्वपूर्ण विषय लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैंने बहुत सारी कुंडलियों को इन सूत्रों के द्वारा जज किया, इन सूत्रों को अप्लाई करके देखा, तो डेफिनेटली उन कुंडलियों के अंदर ये सूत्र लागू हो रहे थे और फलादेश भी वैसे ही थे। तो पहले मैं आज आपको सिखाता हूँ, उसके बाद मैंने 3 कुंडलियाँ विश्लेषित की हैं अपने सूत्र के लिए, वो आपको दिखाता हूँ। तो आइए मित्रों, देखते हैं। आज का टॉपिक है लव मैरिज। लव मैरिज फ्रूटफुल और वेस्ट। लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, और होगी तो सफल रहेगी या असफल रहेगी, और लव मैरिज कहाँ से हो सकती है, इंटरकास्ट भी हो सकती है या अपनी ही कास्ट में हो सकती है। ये सारी चीज़ें आप कुंडली से एनालाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए मित्रों, ये आपके सामने एक लगन चार्ट है। इस लगन का चार्ट को हम किसी भी नंबर से शुरू कर सकते हैं। ये आपका पहला हाउस है, प्रथम हाउस। ये आपका द्वितीय हाउस है। ये आपका तृतीय हाउस है, तृतीय घर। चतुर्थ घर, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। ये आपके हाउसेस हैं। प्रथम हाउस आपका अपना होता है, आपका स्वयं का होता है, जिसे हम तन कह सकते हैं। आपका तन है, ये आपका धन है, और परिवार। तृतीय हाउस आपका पराक्रम का हाउस है,
चतुर्थ आपका सुख और माता का हाउस है। पंचम हाउस आपकी संतान का है और आपके प्रेम प्रसंग का है। षष्ठम हाउस आपके रोग, शत्रु और ऋण का है। सप्तम हाउस आपके पार्टनर का है। अष्टम आयु, नवम भाग्य, पिता और धर्म। दशम हाउस आपके कर्म का है। ये आपकी इच्छा पूर्ति का घर है और आय का घर है। और ये आपका व्यय तथा विदेश का घर है। तो इस तरीके से ये 12 घर आप देख रहे हैं। तो चूंकि आज हमारा टॉपिक है प्रेम विवाह, कुंडली में किस तरीके से हम ये देखते हैं कि प्रेम विवाह हमारा होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्या वो इंटरकास्ट हो सकता है, क्या हमारे प्रेम विवाह में किसी प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं या वो बहुत आसानी से हो सकता है। इन सारी चीज़ों का विश्लेषण हम कुंडली से कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें 4-5 ग्रहों को नोटिस में लेना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र को हमें ध्यान देना होगा क्योंकि हमारी कुंडली में शुक्र प्रेम और विवाह का कारक होता है। शुक्र की स्थिति हमें देखनी चाहिए। इसके अलावा शुक्र प्रेम विवाह के अलावा सुंदरता का कारक है, आकर्षण का कारक है, वासना का कारक है, भोग का कारक है, विलास का कारक है, यौन का कारक है। दूसरा जो ग्रह है वो है मंगल। मंगल की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि स्त्री की कुंडली में मंगल ग्रह को प्रेम का कारक माना जाता है। अब अगर कभी स्थिति बनती है इंटरकास्ट की, तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए साहस की भी आवश्यकता होती है, करेज की आवश्यकता होती है, जो मंगल प्रदान करता है। मंगल साहस का कारक है। इसके बाद तीसरा ग्रह जो है वो गुरु को हमें देखना होता है। गुरु पति का कारक होता है। और इंटरकास्ट के लिए राहु और केतु, इनको ज़रूर देखा जाता है क्योंकि ये मिलेक्ष जाति के ग्रह हैं। और राहु केतु को क्यों देखा जाता है, मैं आपको एक ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि राहु और केतु जब कभी जिस घर से भी संबंध बनाते हैं तो उनका काम होता है कुछ उल्टा पुल्टा करना, अगेंस्ट द ट्रेडिशन जाकर के कुछ काम करना, परंपराओं के खिलाफ काम करना है। जो काम नॉर्मल रूटीन में होता है उसके अगेंस्ट काम करना, उसके बिल्कुल उलट काम करना, ये राहु केतु का काम होता है। तो यदि कहीं आपकी कुंडली के अंदर लव मैरिज के योग बन रहे हैं और राहु केतु का कोई प्रभाव उन ग्रहों पर पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर जान के समझिए कि इंटरकास्ट मैरिज होने की संभावना रहती है। इसके अलावा शनि की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि शनि का भी यही काम है। शनि भी दूसरी जाति से संबंधों को हमारी कुंडली में बताता है। तो ये तो ग्रहों का एक परिचय हो गया कि कौन कौन से ग्रह लव मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। चलिए, अब हम इस कुंडली के अंदर देखते हैं कि कुंडली में हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो देखिए, ये आपको मैंने सारे हाउसेस लिख दिए हैं। अब आप देखिए, ये आपका जो पंचम हाउस है ये आपका लव का हाउस है, प्रेम का हाउस है। और ये आपका शादी का हाउस है, सप्तम भाव। पंचम भाव प्रेम, सप्तम भाव शादी। इससे अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों घरों का कोई ना कोई कनेक्शन आपस में हो जाए। लव मैरिज, पंचम भाव लव, 7वां भाव मैरिज। यानी कि पंचम हाउस का लॉर्ड, पंचम हाउस में जो भी लॉर्ड हो, मान लीजिए मैं एक यहाँ कुंडली कोई बना ही देता हूँ। नंबर 1 यानी मेष लगन की हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, ये मेरे सामने एक कुंडली बन गई है। इन नंबरों के मीनिंग तो आपको पता होंगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। हो सकता है कुछ नए लोग इस वीडियो को देख रहे हों तो वो समझ सकते हैं। 1 और 8 नंबर मंगल का होता है। 2 और 7 नंबर शुक्र का होता है। 3 और 6 नंबर बुध का होता है। 9 और 12 जहाँ लिखा हो हाँ गुरु को समझें। 10 और 11 शनि की बात हो जाती है। 4 नंबर चंद्र हो जाते हैं। 5 नंबर सूर्य हो जाते हैं। तो ये नंबरों की मीनिंग है। तो चलिए देखते हैं पंचम हाउस। 1, 2, 3, 4, 5। पंचम हाउस में देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है। पंचम हाउस में लिखा है 5 नंबर। तो 5 नंबर देखिए कौन सी राशि होती है। 5 नंबर यानी सूर्य। यदि पहली कंडीशन, पहला नियम मैं आपको बता रहा हूँ लव मैरिज के लिए। यदि पंचम हाउस का स्वामी सप्तम हाउस में अपनी ही राशि में या उच्च की राशि में आकर बैठता है तो प्रेम विवाह का योग बनता है। अब आप, ये पहला नियम है, आप कॉपी और कलम ले लें, नोट करते जाएं, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ लिख पाना संभव नहीं है। मैं आपको मौखिक तौर पर बता देता हूँ। तो ये आपका पहला नियम हो गया। यदि पंचम हाउस का स्वामी सप्तम हाउस में बैठ जाए तो आपका प्रेम विवाह का योग होता है। दूसरा, यदि सप्तम हाउस का स्वामी, सप्तम हाउस देखिए कौन है, 7 नंबर। 7 नंबर कौन है, शुक्र, यानी कि शुक्र, ये सप्तम के स्वामी हो गए। और ये यहाँ बैठ जाएं पंचम में, 5वां हाउस ये है, यहाँ पर शुक्र बैठ जाएं और स्वयं की राशि यानी कि यहाँ पर नंबर भी 2 लिखा हो या 7 लिखा हो या 12 लिखा हो। 12 क्यों? क्योंकि 12 नंबर में शुक्र उच्च के होते हैं, 2 और 7 में अपने ही घर के होते हैं, स्वराशिस्थ होते हैं। यानी कि सप्तम का स्वामी पंचम में बैठ जाए, यानी कि सप्तम के स्वामी कौन है, शुक्र। 7 नंबर शुक्र का होता है। शुक्र यहाँ आकर के 2 नंबर या 7 नंबर या 12 नंबर की गिनती बैठ जाए, या फिर यहाँ 5 नंबर देखिए सूर्य लिखा है, सूर्य यहाँ सप्तम हाउस में आकर के बैठ जाएं और यहाँ पर नंबर लिखा हो 5 लिखा हो या फिर 1 लिखा हो। 1 क्यों लिखा हो? क्योंकि 1 नंबर में सूर्य उच्च के होते हैं और 5 नंबर में उनका अपना घर होता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। 7th हाउस का लॉर्ड पंचम में बैठ जाए अपनी राशि में जाकर के या उच्च की राशि में, और पंचम हाउस का लॉर्ड 7th में बैठ जाए अपनी राशि में या उच्च की राशि में, तो प्रेम विवाह का योग बनता है। इसके अतिरिक्त अगला नियम ये है कि यदि ये दोनों स्थान परिवर्तन कर लें, पंचम और सप्तम के स्वामी, यानी कि आप ऐसे समझिए कि सप्तम का स्वामी कौन है, यहाँ 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर किसका होता है, देखिए शुक्र का। 7 नंबर शुक्र का होता है। शुक्र जाकर के यहाँ बैठ जाएं पंचम में, और पंचम का स्वामी कौन है, सूर्य, और सूर्य आकर के यहाँ बैठ जाएं। यानी कि शादी के घर का स्वामी जाकर के प्रेम के घर में बैठ जाए और प्रेम के घर का स्वामी शादी के घर में आकर के बैठ जाए, तो 100% जान के चलिए कि प्रेम विवाह का योग होता है। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन और ये भी है कि पंचम का लॉर्ड और सप्तम का लॉर्ड। पंचम का लॉर्ड कौन है, देखिए 5 नंबर यानी कि सूर्य, और सप्तम का लॉर्ड कौन है, यानी कि शुक्र। यानी कि सूर्य और शुक्र ये पंचम के लॉर्ड और सप्तम के लॉर्ड हो गए। तो सूर्य और शुक्र जाकर के इन 12 खानों में से, 12 घरों में से कहीं भी जाकर के बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। 5th हाउस लॉर्ड, 7th हाउस लॉर्ड कहीं जाकर के बैठ जाएं, कहीं से मतलब 6, 8, 12 में ना बैठें। हालांकि विवाह तब भी होगा 6, 8, 12 में, लेकिन वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आएंगी और इंटरकास्ट जैसी चीज़ें बढ़ जाएंगी। यदि ये केंद्र में, केंद्र यानी कि 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण में 1, 5, 9, तो ऐसी स्थिति में केंद्र या त्रिकोण में
यदि पंचम और सप्तम हाउस के लॉर्ड मिल करके बैठ जाते हैं तो आपके प्रेम विवाह के अच्छे प्रेम विवाह के योग बनते हैं। इसके बाद प्रेम विवाह का जो संबंध है पंचम से है, सप्तम से है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये जो आपका पहला हाउस लगन जो आप स्वयं हैं, और ये जो नवा हाउस जो आपका भाग्य का घर है, पिता का घर है, धर्म का घर है, इसका इन्वॉल्वमेंट भी लिया जाता है। यानी कि लग्नेश, लग्नेश देखिए कौन है इस कुंडली के अंदर। 1 नंबर देखिए किसका होता है, मंगल का। 1 नंबर मंगल, लग्नेश। और पंचमेश, पंचमेश देखिए 5 नंबर किसका है, सूर्य का। लग्नेश और पंचमेश यानी कि मंगल और सूर्य यदि कुंडली के अंदर 5वें स्थान में बैठ जाएं, प्रेम के घर में बैठ जाएं, या विवाह के घर 7वें हाउस में बैठ जाएं। फिर से समझ लीजिए, लग्नेश और पंचमेश यानी प्रथम हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड, ये दोनों लॉर्ड आकर के 5वें में साथ मिल करके बैठ जाएं या सप्तम में बैठ जाएं तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। इसके अलावा यदि एक कॉम्बिनेशन और है कि पंचम के लॉर्ड देखिए कौन है, सूर्य, और नवम के लॉर्ड 9 नंबर, यानी कि 9 नंबर देखिए गुरु की राशि है, सूर्य प्लस गुरु, सूर्य प्लस गुरु, यानी पंचम के लॉर्ड और नवम के लॉर्ड यानी कि पंचमेश और भाग्येश दोनों मिलकर के 5वें स्थान में बैठ जाएं, प्रेम के घर में बैठ जाएं या विवाह के घर में बैठ जाएं, तब भी प्रेम विवाह का योग बनता है। तो मित्रों, ये थे कॉम्बिनेशन के प्रेम विवाह के योग किस तरीके से बनते हैं। अब इसमें देखिए 2-3 बातें और ख़ास समझ लीजिए कि ये तो आपको समझ में आ गया, हाँ इन कॉम्बिनेशन से, इन योगों से प्रेम विवाह होगा। यदि इस कॉम्बिनेशन में कहीं से भी राहु, केतु या शनि इन्वॉल्व हो जाते हैं, कैसे इन्वॉल्व होंगे? मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी सप्तम दृष्टि यहाँ 7वें हाउस के मालिक पर पड़ रही है, या वो यहाँ बैठे हुए हैं दूसरे हाउस में और उनकी तीसरी दृष्टि पंचम पे पड़ रही है, 1, 2, 3, यानी या फिर इसी प्रकार से राहु या केतु अपनी तीसरी, 5वीं या 9वीं दृष्टि से पंचमेश या सप्तमेश को देख रहे हों, या पंचमेश और सप्तमेश कुंडली में कहीं बैठे हों, वहाँ राहु केतु शनि देख रहे हों, तो 100% जान के चलिए इंटरकास्ट मैरिज होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि कहीं से भी छठा घर इसमें इन्वॉल्व हो रहा हो तो निश्चित तौर पर जो लव मैरिज होने वाली है उसमें कोई ना कोई विवाद होगा, और चूँकि छठा घर आपके शत्रु का है, विवादों का है, मुकदमेबाजी का है, तो छठा घर यदि इसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो प्रेम विवाह में समस्याएं आती हैं। यदि प्रेम विवाह में कहीं से 11वां घर जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है ये इन्वॉल्व हो जाता है तो प्रेम विवाह आपकी मनानुकूल और बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से होने की पूरी संभावना रहती है। देखिए मित्रों, ये आपके सामने हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 को 8 बजे बॉम्बे में हुआ था। तो इनकी कुंडली को मैंने एनालाइज़ किया है। देखिए यहाँ पर अगर आप इनकी कुंडली को देखें तो 5 नंबर यानी कि सूर्य लग्नेश पहले ही हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, और पंचम हाउस में आप देखें तो 9 नंबर लिखा हुआ गुरु की राशि। तो पंचमेश और लग्नेश दोनों मिलकर के पहले हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए लग्नेश आपके सूर्य हो गए, पंचमेश आपके गुरु हो गए, सूर्य गुरु दोनों पहले हाउस में बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि यहीं पर द्वादश 4 नंबर लिखा, देखिए 12वें हाउस के स्वामी यहाँ पर चंद्रमा बनते हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रेम होगा उसका संबंध विदेश से हो सकता है, क्योंकि ये हाउस विदेश का है। इसके बाद सप्तमेश की बात करें तो 11 नंबर यानी कि शनि की राशि है, और शनि देखिए यहाँ 11वें हाउस में, ये इच्छा पूर्ति का हाउस है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कि मनपसंद इच्छा से विवाह हो सकता है। इच्छा
से ही विवाह होगा, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का हाउस बैठे हैं। और शनि यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, शनि 7वें हाउस के स्वामी 11वें हाउस में बैठ कर के अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम हाउस को देख रहे हैं। पंचम हाउस गुरु का है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सप्तमेश की सप्तम दृष्टि पंचमेश पर पड़ रही है, यानी कि 5वें का संबंध 7वें से हो रहा है, 7वें का संबंध 11वें से हो रहा है और 12वें से हो रहा है तथा लगन से हो रहा है। यहाँ पर ये पांचों घर इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए, पहला, 5वां, 7वां, 11वां, 12वां, तो ये पांचों ही चीज़ें देखिए इनके जीवन काल में हुई, लव मैरिज में हुई। देखिए, ये स्वयं इन्वॉल्व थे, प्रेम हुआ, विवाह हुआ और मनपसंद का हुआ। और ये 12वां हाउस इन्वॉल्व है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं जो इंटरकास्ट को बता रहे हैं। मैंने बताया था राहु या केतु का इन्वॉल्वमेंट इंटरकास्ट को बताता है। और चूँकि ये 12वां हाउस है तो विदेश का भी हाउस है, तो विदेश में विवाह हुआ और राहु का मतलब इंटरकास्ट मैरिज। तो बिल्कुल एकदम परफेक्टली जो है आप इसको देख सकते हैं कि लव मैरिज किस तरीके से हुई है। ये राजीव गांधी जी की कुंडली है। इसी प्रकार से एक और कुंडली, दूसरी कुंडली मैंने यहाँ पर ये ली है अमिताभ बच्चन जी की। इसके अंदर भी आप देखें, यहाँ पर पंचमेश 3 नंबर बुध अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। 7वें हाउस के अंदर देखिए सूर्य की राशि है 5 नंबर। तो सूर्य और बुध युति बना करके देखिए, ये देखिए सूर्य और बुध युति बना करके अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं। तो अष्टम चूँकि थोड़ा सा बाधाओं का हाउस है तो थोड़ी बाधाएं आई, समस्याएं आई। और यहाँ सप्तम हाउस में राहु भी बैठे हुए हैं, इंटरकास्ट को बता रहे हैं। लेकिन पंचम और सप्तम की जोड़ी अष्टम में बैठी हुई है, तो इनका भी लव मैरिज हुआ है। बाकी आप इन चीज़ों का समय, डेट, स्थान सब कुछ निकाल सकते हैं डिटेल एनालिसिस के बाद। तीसरी कुंडली देखिए, मैंने यहाँ पर इंटरनेट से ढूंढ करके प्रियंका चोपड़ा की बनाई है, जिनकी निक जोन से शादी हुई है। इनका जन्म समय 18 जुलाई 1982 है, जमशेदपुर, झारखंड में। तो प्रियंका चोपड़ा की कुंडली में आप अगर देखें तो यहाँ पर भी देखिए पंचमेश सूर्य केतु के नक्षत्र में है और केतु स्वयं नवम में है, तथा लग्नेश मंगल शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र स्वयं सप्तम के स्वामी हैं। तो इस प्रकार से 1, 5, 9 इनका आपस में संबंध स्थापित हो रहा है और इनका भी प्रेम विवाह हुआ है। तो मित्रों, आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।